हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरणीय व्यवस्थापन, यह चैप्टर हमारा चालू है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इकोसिस्टम रिव्यू इसके बारे में जानकारी ली। इस ट्यूटोरियल में हम इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो देखने वाले और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का कुछ पार्ट आज हम देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, पर्यावरण और परिसंस्था, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच क्या संबंध है, वो हम देखेंगे। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट मतलब क्या है? जो भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक घटक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, यानी जो सजीव है इन्वायरमेंट के, उन्हें जो अफेक्ट करते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, यानी उसे क्या बोलते हैं हम? पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हम किस तरीके से बोल सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो सजीव है उनको अफेक्ट करने वाले, उनके ऊपर परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, इन सबको मिला के क्या बनता है? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। In short, environment is the condition in surrounding. It includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors. शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? इन्वायरमेंट मतलब कंडीशन इन सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू की परिस्थिति, जो सबोताल की परिस्थिति होती है हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। उसमें बायोटिक यानी जैविक घटक होते हैं, अबायोटिक यानी अजैविक घटक होते हैं, नेचुरल मतलब नैसर्गिक घटक भी होते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित घटक होते हैं। आर्टिफिशियल को मैनमेड भी कहा जाता है, यानी मानव निर्मित। There are two main types of environment. One is natural environment and other is artificial environment. अभी जनरली इन्वायरमेंट के दो टाइप्स बताए गए हैं। एक नेचुरल इन्वायरमेंट यानी नैसर्गिक पर्यावरण, दूसरा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट यानी मानव निर्मित पर्यावरण। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स etc. कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। क्या बोला है? नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? नैसर्गिक पर्यावरण में एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हवा, वातावरण, पानी, जमीन और जो सजीव होते हैं, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। और हमें पता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में हमेशा क्या होता रहता है? कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, मतलब सतत अंतरक्रिया होती रहती है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में। बायोटिक मतलब हमें पता है जैविक घटक, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ये हो गए बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब अजैविक घटक, जैसे कि सॉइल, वाटर, सन, ऑक्सीजन, एयर, ये क्या हो गए? अबायोटिक फैक्टर्स। The science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology. अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इकोलॉजी यानी परिस्थिति की। इकोलॉजी को क्या बोलते हैं? परिस्थिति की। उसकी डेफिनेशन कैसी बताई गई है? जो शास्त्र किसका अभ्यास करता है? जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच का जो अंतरक्रिया है, इनका अभ्यास जो करता है, वो शास्त्र को क्या बोलते हैं? परिस्थिति की। तो डेफिनेशन किस तरीके से हुई? द साइंस दैट डील्स with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology. Basic functional unit used to study the ecology is called as ecosystem. क्या बोला है? जो इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है इकोसिस्टम यानी परिसंस्था। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? परिस्थिति की। इकोलॉजी मतलब परिस्थिति की। परिस्थिति का अभ्यास करने के लिए जो मूलभूत एकक इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? इकोसिस्टम। या फिर हम बोलते हैं जो मूलभूत घटक होता है, जो मूलभूत एकक होता है, जो कि इकोलॉजी के लिए स्टडी करने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम यानी परिसंस्था। चलिए अब आगे देखते हैं। Environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycles like nitrogen cycle, oxygen cycle etc. क्या बोला है? Environmental balance मतलब पर्यावरण का समतोल। पर्यावरण का समतोल जो होता है वो मेंटेन किया जाता है, वो समतोल जो है वो साधा जाता है। इसके द्वारा साधा जाता है वो कंटिन्यूअस ऑपरेशंस, मतलब कुछ क्रिया चलती रहती है हमेशा। ऐसी क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण का समतोल साधा जाता है। अब कौन सी क्रिया है वो? यहाँ पे बोला है वेरियस नेचुरल साइकिल्स यानी नैसर्गिक चक्र। कुछ नैसर्गिक चक्र है जैसे कि वाटर साइकिल, जल चक्र, कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र,
कुछ गैसियस साइकिल से, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल यानी ऑक्सीजन चक्र। ये जो साइकिल्स है, ये जो चक्र है, इनके द्वारा पर्यावरण का समतोल साधा जाता है। अभी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में यानी 9th क्लास में भी पढ़ा है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, वो भी साइकिल्स है इन्वायरमेंट में आने वाली। तो ये जो सारी की सारी साइकिल्स है, अभी जो भी हो, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हो या फिर कोई और भी हो, ये सारी साइकिल्स को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस पता करना है। आपके लिए टास्क है, आपको इनका इंपॉर्टेंस फाइंड करना है, मतलब इनका महत्व, ये जो साइकिल्स है इनका महत्व आप लोगों को फाइंड करना है, आपके लिए टास्क है। इन्वायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन्ड ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला है, इन्वायरमेंट का बैलेंस और किसी चीज से होता है, वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी हमारे इकोसिस्टम में, परिसंस्था में जो फूड चेन्स होते हैं, मतलब अन्न साखड़ी, बहुत प्रकार के बहुत सारे अन्न साखड़ी हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम यानी परिसंस्था में होते, उसके द्वारा भी इन्वायरमेंट का बैलेंस रखा जाता है, मतलब पर्यावरण का समतोल उसके द्वारा भी साधा जाता है। अभी ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक में दिया गया है। पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसका मतलब बताऊंगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors. Hence, we should not forget to conserve it for ourselves and for our future generation. क्या बोला है, सीधी सी बात है, हमारा जो अस्तित्व है, ह्यूमन का अस्तित्व, मतलब जो मानव जाति का अस्तित्व है, वो किसकी वजह से है, नेचर की वजह से, मतलब जो निसर्ग है, अगर निसर्ग नहीं होता तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। निसर्ग के बिना हमारा अस्तित्व अशक्य था, मतलब हम रहते ही नहीं अगर निसर्ग नहीं होता तो। और इसीलिए हमारी ये क्या है, मूलभूत जिम्मेदारी है, हमारा एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि ये जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसका कंजर्वेशन हमें करना है, मतलब इसका जतन करना है, इसका संवर्धन हमें करना है। कंजर्वेशन मतलब संवर्धन, और किस तरीके से करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस, उसका समतोल रख के उसका कंजर्वेशन हमें करना है, मतलब उसको इम्बैलेंस करके, उसका जो असंतुलन करके हमें नहीं करना, हमें उसका संतुलन रखना है और उसके साथ उसका जतन भी करना है। और क्या बोला है, ये जो अर्थ प्लेनेट है, मतलब ये जो पृथ्वी है, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन से हमें लीज में मिली है, मतलब हमने उधार लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है उनसे हमें ये पृथ्वी उधार मिली है, और ना कि हमें पूर्वजों से वारसा की तरह वारसा हक में मिली है। मतलब ये जो पृथ्वी है हमें पूर्वजों से नहीं मिली, हमारे वारसा हक में, हमें कहां से मिली है, उधार में मिली है, फ्यूचर जनरेशन से। और आपको तो पता है जो उधार हम लेते हैं उसे चुकाना भी पड़ता है, तो हमें इसको क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के रखना है, मतलब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, उनके लिए हमें इस अर्थ को, पर्यावरण को, इकोसिस्टम को क्या करना है, जपना है, मतलब इसका कंजर्वेशन करना है। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और इसीलिए हमें इसका जतन करना, इसका कंजर्वेशन करना, इसका क्या करना, संवर्धन करना भूलना नहीं चाहिए। किसका, इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का, या फिर नेचर का। और ये किसके लिए, हमें खुद के लिए भी करना है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करना है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको ये याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण का संवर्धन या फिर पर्यावरण का जतन भी ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है जो यहाँ पे हमारे बुक में दिए गए, चलिए हम डिस्कस करते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हाउ, क्या बोला है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अभी आपको जनरली शॉर्ट में बताऊंगा मैं। जनरली दो फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, जो कि दो फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक तो नेचुरल फैक्टर और दूसरे मैनमेड यानी आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर मतलब कुछ नैसर्गिक घटक होते हैं। अभी नैसर्गिक घटक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नैसर्गिक आपत्ति, कुछ नैसर्गिक आपत्ति हो सकती है, या फिर वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, मतलब हमारे हवामान में कुछ बदल हो सकता है, उससे भी इन्वायरमेंट के ऊपर असर हो सकता है, बुरा असर भी हो सकता है। और मैनमेड फैक्टर्स मतलब कुछ मानवीय क्रिया से निर्माण होने वाली विपत्ति, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैनमेड फैक्टर्स या आर्टिफिशियल फैक्टर, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कारखानीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल तोड़ यानी पेड़ को काटना। ये चीजें क्या करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर करती है। तो विच फैक्टर अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड हाउ आपको पता चल गया होगा। और आपको क्या करना है, इसका अभी मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से इसको लिख के, उसका आंसर लिख के लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। What will happen if number of consumers in environment goes on increasing gradually? क्या बोला है, अगर इन्वायरमेंट में कंज्यूमर की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती चली गई, तो क्या होगा, क्या असर होगा। कंज्यूमर मतलब भक्षक, अगर भक्षकों की संख्या बढ़ती चली गई इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, उनका भय निर्माण हो जाएगा। भय क्यों निर्माण हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर की संख्या बढ़ गई तो वो जिसके ऊपर डिपेंड है खाने के लिए,
तो उनको डर लगा रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर की संख्या बढ़ गई तो उनको ज्यादा भूख लगेगी, मतलब उन्हें ज्यादा खाना लगेगा। तो जिसके ऊपर वो डिपेंड है खाने के लिए, उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा खाएंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। और अगर उनकी संख्या बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो क्या होगा, उनको खाना कम मिलेगा ना, संख्या बढ़ रही है उनकी, बढ़ती चली जा रही है, तो खाना भी उनको कम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर लॉयन, टाइगर, इनकी संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो जो डियर जैसे एनिमल है, डियर, जेब्रा, इनके एनिमल, ये जो एनिमल है, इनकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि जितने लॉयन, टाइगर बढ़ेंगे उतना ज्यादा खाना खाएंगे, मतलब उन्हें उतनी ज्यादा भूख लगेगी, उन्हें खाना भी उतना लगेगा, तो बहुत ज्यादा एनिमल्स को मार के खा जाएंगे। तो उनकी संख्या, जिन एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड है खाने के लिए, उनकी कम हो जाएगी। और अब फिर एक दिन कैसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको खाना नहीं मिलेगा कंज्यूमर को, तो उनकी भी संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर अच्छे से लिखना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम। क्या बोला है, अगर रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, नदी के किनारे पे अगर कारखाने बस गए आके, मतलब कारखाने खड़े हो गए, तो नदी की जो इकोसिस्टम है, नदी की जो परिसंस्था है, उसके ऊपर क्या असर होगा। अभी हमें पता है कोई भी कारखाना अगर होगा तो उससे कुछ आउटपुट आएगा, आउटपुट मतलब कुछ तो उससे आएगा बाहर, हम क्या बोल सकते हैं, कुछ इफ्लुएंस आएंगे, कुछ तो बाहर गंदा पानी आ सकता है और कुछ चीजें आ सकती है जो कारखाने से प्रोसेस होकर निकलती है बाहर, तो किस में छोड़ेंगे, वो नदी में छोड़ेंगे, क्योंकि नदी के बाजू में तो कारखाना है, तो नदी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ पे बुरा असर होगा। क्या बोल सकते हैं हम, इट लीड टू मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो जिंदगी होती है नदी के अंदर, जो भी प्राणी, मछलियां, पेड़ पौधे होते हैं नदी के अंदर, पानी के अंदर, उनकी लाइफ पे असर होता है, उनका जीवन मान कम हो जाता है। इसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होने से उस पानी की पोर्टेबिलिटी भी कम हो जाती है, मतलब वो पानी कोई आजू बाजू के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो पोल्यूटेड होने की वजह से वो पीने के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर गलती से किसी ने पी लिया तो उससे वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं, कुछ आजार हो सकते हैं, तो ये क्या है, घातक हो सकता है। इसलिए हमें पता चला क्या, अगर रिवर बैंक के ऊपर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो गया तो इसका क्या असर होता है आपको पता चल गया। तो इसका भी आंसर आपको प्रॉपरली लिख के लेना है, प्रॉपरली आपको लिखना है, खुद से लिखना है। मैंने तो वैसे आपको बता दिया, लेकिन आपको अच्छे से इन तीनों सवालों के आंसर लिखने। चलिए अब आगे देखते हैं। When some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affects the existence of biotic factors। क्या बोला है, जब भी कोई नैसर्गिक घटक या फिर कोई मानव निर्मित घटक जो कि हमारे पर्यावरण में है, अगर उनकी वजह से कोई भी हानि पहुंचती हो, किसे, पर्यावरण को, ऐसे घटक जो कि पर्यावरण में है, नैसर्गिक हो या फिर मानव निर्मित हो, और उनकी वजह से अगर पर्यावरण को हानि पहुंचती है, तो क्या होगा, उनकी वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है, जो घटक है, दूसरे घटक, पर्यावरण के जो बाकी के घटक है, उनमें क्या होगा, उसका बुरा असर होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब असंतुलन हो जाएगा, और अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। और उसका फिर असर किसके ऊपर होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर, मतलब जैविक घटकों का जो अस्तित्व है उसके ऊपर उसका असर होगा, उसका बुरा परिणाम जैविक घटकों के अस्तित्व पे होगा। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा था इस सवाल का जवाब। अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा दो फैक्टर, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर्स। मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल बोल सकते हैं हम, मैन मेड आर्टिफिशियल मानव निर्मित, पता चल गया होगा आपको। नेचुरल मतलब नैसर्गिक। अभी कौन से नेचुरल फैक्टर, जैसे एग्जांपल अर्थक्वेक यानी भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का उद्रेक, फ्लड्स यानी पूर, क्लाउड बर्स्टिंग यानी ढगफुटी, ढगफुटी आपको पता होगा, फॉरेस्ट फायर्स यानी वनवा, जो जंगल में आग लगती है अपने आप, उसे फॉरेस्ट फायर यानी वनवा कहते हैं, ड्रॉट ईटीसी, ड्रॉट मतलब सूखा या फिर दुष्काल, जब पानी की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा तो उसे ड्रॉट या दुष्काल बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके, नेचुरल फैक्टर्स के, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे मैनमेड फैक्टर्स। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल तोड़, पेड़ की कटाई करना, पेड़ काटना, एयर पोल्यूशन हवा का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन पानी का प्रदूषण, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कारखानीकरण, टेररिज्म ईटीसी, टेररिज्म मतलब आतंकवाद। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, मैनमेड फैक्टर्स, जो कि किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर असर करते हैं। अभी आप बोलोगे टेररिज्म से कैसे इफेक्ट होता है, देखिए टेररिज्म मतलब आतंकवाद, वो क्या करते हैं, बॉम्ब डालते हैं, बॉम्ब डालने से क्या होता है, वो एयर पोल्यूशन भी होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, और टेररिस्ट क्या करते हैं, जो लोग होते हैं बेवजह उनको मारते। तो लोग मतलब इंसान, ह्यूमन, वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इन्वायरमेंट का जो एक हिस्सा क्या हो रहा है, उससे डैमेज हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर उसका बुरा असर हो रहा है। तो टेररिज्म से भी इन्वायरमेंट पे बुरा असर होता है। तो आपको पता चल गया नेचुरल और आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फैक्टर्स।
इन्वायरमेंट पे असर करते और वो कौन से होते हैं आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जनरली कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। क्या बोला है, सामान्यतः किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का अगर कॉन्टेमिनेशन हो गया, मतलब कोई भी अगर दूषित हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, उसका प्रदूषण है, मतलब उसका पोल्यूशन हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। जनरली कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। किसी भी पदार्थ अगर दूषित हो गया, कोई भी पदार्थ, तो हम क्या बोलते हैं, उसका प्रदूषण हो गया। Unnecessarily and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution. That is direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other beings is environmental pollution. अभी क्या है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। क्या बोला है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार्य, अनावश्यक और अस्वीकार्य बदल जो कि हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, मतलब हमारा जो आजू-बाजू का परिसर है, जो पर्यावरण है, उनके ऊपर होते हैं। और किसकी वजह से, ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कुछ नैसर्गिक घटनाएं या फिर कुछ मानवीय क्रिया, उनकी वजह से अगर कोई अनावश्यक और अस्वीकार्य बदल होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अनावश्यक और अस्वीकार्य बदल जो कि पर्यावरण में हो रहे, चाहे फिर वो नैसर्गिक घटना की वजह से हो या फिर मानवीय क्रिया की वजह से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरण का प्रदूषण। और आगे बताया गया उसी को हम कैसे बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीत्या। अगर फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, हम क्या बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रीत्या भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक बदल हो रहे, किसमें, एयर, वाटर और सॉइल, इनकी प्रॉपर्टीज में ऐसे कोई बदल हो रहे जो कि ह्यूमन के लिए या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, धोखादायक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरण का प्रदूषण। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अभी क्या बोला यहाँ पे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की कुछ रीजंस बताए गए, कुछ कारणे बताई गई, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लोक संख्या विस्फोट, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब तेजी से बढ़ता हुआ कारखानीकरण, एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, नैसर्गिक संसाधनों का अनिर्बंध वापर, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल तोड़, एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन यानी अनियमित शहरीकरण, ये सारे क्या हुए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फॉग और एयर पोल्यूशन है, मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से फॉग आता है, हमें तो पता है। तो इस पिक्चर में बस आपको ये दिखाया गया है कि पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन किस तरीके से है और उसकी वजह से फॉग आता है वो किस तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे आशा करता हूं। अभी ये जो चार्ट है, आपको जो चार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और लेफ्ट साइड में कंपोनेंट्स, सोर्स, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर बताए गए। अभी आपको एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट मतलब जो घटक होते हैं, वो सोर्स मतलब स्रोत, इफेक्ट मतलब उसका परिणाम, और कंट्रोल मेजर मतलब हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं, ये सारा दिया गया है। सिर्फ एयर पोल्यूशन का ही नहीं, वाटर और सॉइल पोल्यूशन का भी दिया गया है। पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में कंपोनेंट्स, गैसेस, CO2, CO, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, NOx, हाइड्रोजन सल्फाइड, ETC। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, NOx मतलब नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स हम कंसीडर कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ये सारे क्या है, गैसेस कंपोनेंट्स है, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सॉलिड में क्या है, डस्ट, ऐश, कार्बन, लेड, एबेस्टॉस, ETC। अभी एयर पोल्यूशन में सॉलिड कंपोनेंट्स भी कारणीभूत होते हैं, जैसे डस्ट, धूल, ऐसा हम बोल सकते हैं, धूल, ऐश, राख, कार्बन, लेड, कार्बन के, लेड के कुछ पार्टिसिपेट वो हवा में होते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अभी हम देखेंगे सोर्स मतलब उसका स्रोत क्या होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर स्टेशन, पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ मिल्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कार, बसेस, ETC यानी कि व्हीकल्स, ट्रेन्स ऑन कोल, बर्निंग ऑफ गार्बेज, ETC। अभी कुछ सोर्स बताए गए, मतलब कुछ स्रोत दिए गए जिससे एयर पोल्यूशन होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज हमें तो पता है, जो रासायनिक कारखाने होते हैं, मतलब जहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया होती है उन कारखानों में, उससे एयर पोल्यूशन होता है। ऑयल रिफाइनरीज मतलब जो तेल का शुद्धिकरण करने वाली कारखाने होते हैं, वहां से भी एयर पोल्यूशन होता है। थर्मल पावर स्टेशन से भी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, औष्णिक विद्युत केंद्र, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। पेपर इंडस्ट्रीज, कागज निर्माण करने वाली इंडस्ट्रीज, क्लॉथ मिल्स
मतलब कपड़े बनाने वाले मिल्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बनाने वाले कुछ कारखाने होते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। कार, बसेस, ऐसे जो व्हीकल्स है उनसे भी धुआं निकलता है, धूल निकलता है, उससे भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ट्रेन्स ऑन कोल, अभी हमें पता है कुछ जो ट्रेन है, कुछ रेलगाड़ियां है वो कोल के ऊपर है, कोयले के ऊपर, तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उससे बहुत ज्यादा धूल निकलता है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी जब हम कचरा जलाते, कई जगह पे कचरा जलाते, कई जगह पे टायर जलाते, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट यानी परिणाम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, ईटीसी। क्या क्या परिणाम होते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब श्वसन की प्रॉब्लम होते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है, बुरा असर हो सकता है। एसिड रेन यानी आम्ल वर्षा, हमें पता है एयर पोल्यूशन से एसिड रेन भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज यानी हवामान में बदल, ये सारे क्या हो गए? इफेक्ट हो गए एयर पोल्यूशन के। कंट्रोल मेजर मतलब अभी हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। टॉल चिमनीज, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। क्या बोला है? टॉल चिमनीज मतलब जो भी कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे जो चिमनीज होती है वो ऊंची होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, मतलब उससे निकलने वाला धूल, जो गैसेस उससे निकल रहे हो ऊपर ही निकले, बहुत ज्यादा नीचे ना निकले। इसीलिए इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो भी निर्माण करने की टेक्नोलॉजी तकनीक होती है उसमें सुधारना है, और ऐसे कुछ इक्विपमेंट, ऐसे कुछ संसाधन जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हुए? कंट्रोल मेजर्स। अभी हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स। बायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक, जैसे अलगी, वायरस, बैक्टीरिया, ये बायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक में क्या आता है? सैंड, सिल्वर, लेड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब किरणोत्सारी पदार्थ। सोर्स दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये उसके सोर्सेस है, स्रोत है। पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के समय कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, इसे इंसेक्टिसाइड भी हम बोल सकते हैं। तो उनका जो वापर अगर ज्यादा हो गया तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। इफेक्ट क्या है? अभी इफेक्ट देखने हमें, परिणाम। वाटर बॉर्न डिसीजेस मतलब पानी से निर्माण होने वाले कुछ डिसीज, आजार, जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ पे भी इसका बुरा असर होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है वाटर पोल्यूशन की वजह से, और एक्वेटिक लाइफ जो होती है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो भी फिशेस, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं कुछ पानी के अंदर, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन कम मिलने से क्या होता है? उनकी लाइफ टाइम जो है, उनका जो जीवन मान है वो कम हो जाता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज मतलब कुछ अलगी, कुछ शैवाल पानी के ऊपर आ जाता है, कुछ ऐसे वनस्पति या कुछ ऐसे प्लांट्स पानी के ऊपर आ जाते जो क्या करते हैं? सनलाइट को अंदर नहीं जाने देते, ऑक्सीजन पूरा का पूरा खुद ले लेते हैं, तो जो बाकी की एक्वेटिक लाइफ है उनके ऊपर उसका बुरा असर होता है। तो क्या है? यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ये सारे क्या हुए? इफेक्ट हो गए वाटर पोल्यूशन के। कंट्रोल मेजर्स यानी हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसे। अवॉइडिंग रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज, क्या करना है हमें? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी विषैली पदार्थ वाटर बॉडीज में, मतलब जो भी पानी की बॉडीज होती है, पानी का साठा जहाँ पे होता है, जैसे तालाब, विहीर, उसमें नहीं डालना हमें। नदी, रिवर, ये भी एक वाटर बॉडीज है, तो उनके अंदर हमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं डालना। तो ये कंट्रोल मेजर्स हो गए। अभी हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण, सॉइल मतलब मृदा, माटी, उसका प्रदूषण। अभी उसके कंपोनेंट्स क्या है? एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फर्टिलाइजर्स मतलब खत, खेती करने में कुछ खत डालना पड़ता है, खेती में जो हम खेती करते तब खत डालना पड़ता है। अगर वो एक्सेस हो गया मतलब उसका अमाउंट ज्यादा हो गया, या फिर कोई इंसेक्टिसाइड मतलब अगर कीटनाशकों का भी प्रमाण ज्यादा हो गया, या फिर कोई विषैली पदार्थों का प्रमाण ज्यादा हो गया, तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। सोर्सेस क्या है इसके? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, हाउस होल्ड टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड्स, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ईटीसी। क्या बोला है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री से निकले वाला कुछ गंदा पानी, कुछ जो घटक इंडस्ट्री से निकलते बाहर, उससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। हाउस होल्ड टॉक्सिक वेस्ट मतलब हमारे घर से भी कुछ कचरा, कुछ गंदा पानी निकलता है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी कुछ रासायनिक कीटनाशक होते हैं, उनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो मेडिकल से मतलब जो हॉस्पिटल से निकलता है, कुछ इंजेक्शन, दवाई की बाटलियां, कुछ पुरानी दवाइयां जो एक्सपायर हुई है, वो क्या होगा? बायोमेडिकल वेस्ट, वो भी सॉइल पोल्यूशन का कारणीभूत है। ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये भी सॉइल पोल्यूशन के लिए कारणीभूत है। इफेक्ट क्या है? सॉइल इरोजन, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ईटीसी। क्या क्या हो सकते हैं इसके इफेक्ट? सॉइल इरोजन हो सकता है, प्लांट और क्रॉप की ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, उनकी जो हाइट है, जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब अभाव, न्यूट्रिशन का अभाव हो सकता है। किसकी वजह से? सॉइल पोल्यूशन की वजह से। इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम?
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग पोल्यूटिंग मटेरियल्स। क्या बोला है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट्स, हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने कई बॉटल्स देखी होंगी, वाटर बॉटल्स या फिर कई प्लास्टिक की बॉटल्स, जिनके ऊपर ट्रायंगल का साइन होता है। और वो ट्रायंगल कैसे होता है? उसकी साइड्स में एरो होता है। वो किसका निशान होता है, किसका सिंबल होता है? वो रिसाइकलिंग का। तो हम ऐसी चीजें कुछ रिसाइकल कर सकते हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा? एयर पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसका सोर्स क्या है, इफेक्ट क्या है और कंपोनेंट क्या है। उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन की भी हमने कंपोनेंट, सोर्स, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर देख लिए। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या दिया गया है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब किरणोत्सारी प्रदूषण, ऐसा हम बोल सकते हैं, किरणोत्सारी प्रदूषण। क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजंस एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यानी किरणोत्सारी प्रदूषण दो चीजों की वजह से हो सकता है, या फिर नैसर्गिक घटक या फिर मानव निर्मित घटक। जैसे यूवी एंड आईआर रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस। क्या बोला है? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट एंड आईआर मतलब इंफ्रारेड। ये जो रेडिएशन है, ये जो इनकी जो किरणें है, वो क्या है? नेचुरल रेडिएशन है, मतलब नैसर्गिक किरणें है वो। वेयरएज एक्सरेज एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल रेडिएशंस। और जो एक्सरे होते हैं या फिर एटॉमिक एनर्जी प्लांट से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित होते हैं। एटॉमिक एनर्जी प्लांट मतलब आपको पता है, अणु विद्युत निर्मित केंद्र, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर अणु ऊर्जा केंद्र। उनसे जो किरणें निकलती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल या फिर मानव निर्मित, कोई भी रहने दो, इनकी वजह से क्या होता है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। चेर्नोबिल, विंड स्केल एंड 3 माइल्स आइलैंड मिसहैप्स आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। क्या बोला है? चेर्नोबिल, विंड स्केल और 3 माइल्स आइलैंड, यहाँ पे क्या हुए? कुछ दुर्घटनाएं हुई है। और ये जो दुर्घटनाएं, वो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई जो अब तक हमारे इतिहास में हुई है, अब तक दुनिया में हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ पीपल्स हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट्स। यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुए, जो अपघात हुए, उससे क्या हुआ? हजारों लोगों की जान एफेक्ट हो गई, मतलब बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की लाइफ के ऊपर इसका बुरा असर हो गया। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर एज फॉलोज। कुछ इसके इफेक्ट नीचे दिए गए, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम? कैंसरस अल्सरेशन ऑकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरेज। क्या बोला है? एक्सरे का अगर ज्यादा इस्तेमाल हो गया, मतलब अगर हम एक्सरे के ज्यादा संपर्क में आ गए, तो क्या हो सकता है? कैंसरस अल्सरेशन उससे हो सकता है। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, मतलब जो उती होती है उनका नाश हो सकता है। जेनेटिक चेंजेस ऑकर, जनुकीय बदल हो सकती है। जेनेटिक चेंजेस मतलब जनुकीय बदल। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। विजन मतलब दृष्टि, हमारी जो दृष्टि होती है, विजन, इसके ऊपर भी बुरा असर हो सकता है। अब क्या बोला है यहाँ पे? द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रिड। क्या बोला है? हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, जो धरती है, वो क्या कर सकती है? हर एक की जरूरत पूरी कर सकती है, मगर किसी की भी ग्रिड यानी किसी के भी हाव पूरी नहीं कर सकती। हाव मतलब लालसा, हम बोल सकते हैं लालूच, लालसा, इसको ग्रिड बोलते। तो इससे मैसेज क्या मिलता है हमें? हमारी जो धरती है, हमारा जो निसर्ग है, नेचर है, वो क्या कर सकता है? हर किसी की जरूरत पूरी कर सकता है, मगर किसी की भी ग्रिड यानी किसी की भी हाव, किसी का भी लालसा पूरा नहीं कर सकता। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमने देखा, और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देखा। अभी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का कुछ पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।